आज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए लल्लन का दुश्मन है कल्लन, जिसे वो अपने रास्ते से हटा देना चाहता है। अब लल्लन है फुल जादू टोने वाला, उस पर विश्वास करने वाला आदमी। सो वो गया एक तांत्रिक के पास और बोला, सर जी एक काम करो, कुछ मंत्र वंत्र मारो और कल्लन को रास्ते से हटा दो। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद कल्लन की जहर दिए जाने से मौत हो गई। पुलिस ने तहकीकात की लेकिन पता नहीं लगा पाई कि जहर किसने दिया है। इस दौरान पुलिस को पता चला कि कल्लन का एक दुश्मन था लल्लन, जिसने कुछ दिन पहले ही एक तांत्रिक को पैसे दिए थे ताकि वो जादू टोने से कल्लन को रास्ते से हटा दे। पुलिस लल्लन और तांत्रिक को पकड़ती है और ले जाती है अदालत। ये ध्यान में रखिए कि लल्लन या तांत्रिक ने कल्लन को जहर दिया, इसका कोई सबूत नहीं है। लल्लन ने काला जादू करने को कहा था और काले जादू से कोई मरता हो, कानून इस बात को नहीं मानता। अब सोचिए अदालत लल्लन को कसूरवार मानेगी या नहीं। जब तक आप इस बात पर सोचते हैं, चलते हैं इतिहास के पिटारे से निकले एक असली केस पर। साल 1873 में एक ऐसा ही केस बॉम्बे उच्च न्यायालय के सामने आया था, जो बॉम्बे में 3 लोगों की हत्या हुई और बाद में मामला काले जादू का निकला। लेकिन दिक्कत ये खड़ी हुई कि हत्याओं का पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी सजा हुई। कैसे? इसी से जुड़ी है हमारी आज की कहानी। शहर का नाम मुंबई हो जाने के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 29 जून है और आज की तारीख का संबंध है एक अदालती केस से। इस केस की शुरुआत होती है साल 1872 के नवंबर महीने की 15 तारीख से। मुंबई में ग्रांट रोड रॉयल थिएटर के पास डेगा परिवार रहता था। उस रोज शाम को खाना खाने के बाद डेगा परिवार के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने एक आदमी केक लेकर खड़ा था। केक काट कर परिवार में बांटा गया और सब ने एक एक टुकड़ा खा लिया और बचे हुए केक को कुछ रिश्तेदारों के पास भिजवा दिया गया। रात 11 बजे अचानक सबकी तबीयत खराब होने लगी। जिन नौकरों ने केक खाया था उन्होंने भी पेट में दर्द की शिकायत की। अगली सुबह तक परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई थी। साफ था कि केक में जहर मिलाया गया था। इसके अलावा केक जिन रिश्तेदारों में भिजवाया गया था वो भी बीमार पड़ने लगे और उनमें से भी एक की मृत्यु हो गई। जैसे ही खबर फैली, पूरे इलाके में दहशत पसर गई। सवाल था कि जहरीला केक भिजवाया किसने और कोई क्यों डेगा परिवार की हत्या करना चाहता था। पुलिस ने केक लाने वाले शख्स की छानबीन की तो पता चला उसने खुद भी केक खाया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। केस में आगे ना कोई सबूत मिला ना गवाह, इसीलिए फाइल धरी की धरी रह गई। कहानी का दूसरा सिरा खुलता है कुछ दिनों बाद, जब पुलिस के पास अली मोहम्मद नाम का एक मुखबिर पहुंचता है और बताता है कि पेस्टोनजी डिंशा नाम का एक वकील 2 लोगों को रास्ते से हटाने की सोच रहा है। इसके बाद पुलिस अपना जाल बिछाती है। पेस्टोनजी ने सखाराम नाम के एक बिचौलिए को काम सौंपा था कि वो किसी तांत्रिक का जुगाड़ करे। सखाराम ने ये बात अली मोहम्मद को बताई और उसने पुलिस को बता दी। अली मोहम्मद सखाराम को खाकी शाह नाम के एक तांत्रिक के बारे में बताता है। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच मीटिंग तय होती है। कमाठीपुरा के एक घर में पेस्टोनजी, सखाराम, अली मोहम्मद और खाकी शाह तय वक्त पर पहुंचते हैं। पुलिस को इस मुलाकात का पहले से पता था, इसीलिए सादी पोशाक में पुलिस के आदमी वहां मौजूद थे ताकि जो कुछ हो रहा है उसे देख सुन सके। मीटिंग के दौरान पेस्टोनजी बताते हैं कि वो 2 लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन इस काम के लिए उनकी एक शर्त थी। इसके लिए जहर जैसी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होना था, क्योंकि इससे बात पुलिस तक पहुंच सकती थी। पेस्टोनजी खाकी शाह से कहते हैं कि उसे अपने इल्म यानी काले जादू से ये काम करना होगा। खाकी शाह तैयार हो जाता है और पेस्टोनजी से कहता है कि उसे शिकार की तस्वीर चाहिए होगी, जिसके बाद वो आसमानी किताब से इसका हल निकाल लेगा। पेस्टोनजी खाकी शाह से कहते हैं कि जैसे ही शिकार बीमार पड़ेगा वो उसे 500 रुपये देंगे और काम पूरा हो जाने पर बाकी 2000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर यह कहानी डेगा परिवार वाले केस से जुड़ जाती है, क्योंकि पेस्टोनजी जिन 2 लोगों को ठिकाने लगाना चाहता था उनका नाम था निकोलस डेगा और उनकी पत्नी रोजमेरी डेगा। मामला जमीन जायदाद का था। दरअसल रोजमेरी डेगा की पिता की मौत के बाद पेस्टोनजी वकील के नाते उनकी वसीयत को संभाल रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने डेगा परिवार की रकम और ज़मीन हड़प ली थी और अब डेगा परिवार उनसे पैसा और ज़मीन वापस मांग रहे थे। लेकिन पेस्टोनजी के ऊपर भारी कर्ज था और वो पैसे वापस करने की हालत में नहीं थे। इसीलिए पहले तो उन्होंने डेगा परिवार से कुछ समय की मोहलत मांगी। जब पैसे वापस ना हुए तो डेगा परिवार ने कोर्ट केस कर दिया। केस की तारीख नज़दीक आ रही थी, इसलिए कोई चारा ना देखते हुए पेस्टोनजी ने डेगा दंपत्ति को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। 2 हफ्ते पहले डेगा परिवार के पास जो केक पहुंचा था वो भी पेस्टोनजी की कारस्तानी ही थी।
लेकिन उस दिन निकोलस डेगा और उनकी पत्नी बच गए। पेस्टोनजी की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस के हाथ कोई सुराग ना लगा, इसीलिए उन्होंने तंत्र मंत्र का रास्ता अपनाने की ठानी और इसी चक्कर में वो पहुंचे तांत्रिक के पास। कमाटीपुरा में पुलिस ये सब सुन रही थी। वो तुरंत पेस्टोनजी और सखाराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है, जहां उन पर डेगा दंपत्ति की हत्या की साजिश का केस चलता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में तब जज के अलावा एक जूरी पैनल हुआ करता था, यानी आम लोगों का एक पैनल जो केस की सारी दलीलों को सुनकर अपना फैसला देता है। वर्तमान में ये नियम अमेरिका सहित कई देशों में चलता है, लेकिन भारत में अब जूरी पैनल का नियम नहीं है। पेस्टोनजी के बचाव पक्ष की तरफ से पेश होने वाले दो अनुभवी वकील थे, थॉमस एंडसी और जॉन डंकन, जबकि सखाराम का केस लड़ रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी, जिनके बारे में फेमस है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट में केस लड़ने वाले पहले भारतीय वकील थे और आगे जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष भी बने। अभियोग पक्ष की तरफ से पेश होने वाले थे सर एंड्रू स्कोबल और मिस्टर फर्ग्यूसन। केस सुनने वाले जज का नाम था सर लिटिलटन बेली और उनके साथ एक 12 सदस्यीय जूरी भी थी, जिसके सभी मेंबर्स भारतीय थे। अभियोग पक्ष की तरफ से केस का सारा दारोमदार पुलिस गवाहों पर था, जिन्होंने साजिश की बात सुनी थी। इसके अलावा जहरीले केक से डेगा परिवार के 3 लोगों की मौत का मसला भी था, लेकिन इस बात को अभियोग पक्ष अदालत में नहीं उठा सकता था। वो इसलिए क्योंकि उस केस को पेस्टोनजी से जोड़ने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए केस में अभियोग पक्ष की तरफ से सिर्फ एक दलील दी गई कि पेस्टोनजी और सखाराम ने हत्या की साजिश की थी, और चाहे हत्या को अंजाम ना भी दिया गया हो तब भी यह अपराध साबित करने के लिए काफी था। बचाव पक्ष ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, क्या कानून मानता है कि जादू टोने से किसी की हत्या हो सकती है? अगर नहीं तो किस आधार पर मुवक्किल को सजा दी जाएगी? सारा कोर्ट सन्नाटे में था। करें तो करें क्या? कानून की किताब में कहीं लिखा ही नहीं था कि जादू टोने के लिए कोई सजा दी जाती है। केस 12 मेंबर्स वाली जूरी को तय करना था। जो कानून के पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो तो सामान्य लोग थे। चाहे जादू टोने के लिए कोई कानून हो ना हो, तब भी सामान्य समझ से मामला हत्या की साजिश का था। इसीलिए अभियोग पक्ष जूरी को ये भरोसा दिलाने में सफल हो गया कि यह हत्या की साजिश का मामला है। इस केस में पेस्टोनजी और सखाराम को 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद बचाव पक्ष ने केस की दोबारा सुनवाई की अपील डाली, जिसे स्वीकार किया गया और मामला पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट की 5 मेंबर वाली बेंच के पास, जिसके चीफ जस्टिस थे सर माइकल वेस्ट्रॉप। आज ही के दिन यानी 29 जून 1817 को वेस्ट्रॉप की पैदाइश हुई थी। फुल बेंच के सामने बचाव पक्ष ने दलील रखी कि पिछला फैसला गलत आधार पर दिया गया था और इस मामले में गलती जज की थी, जिन्होंने जूरी के सदस्यों को बताना चाहिए था कि जादू टोने के हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती। आखिर में मामला फंसा इल्म पर। याद कीजिए, पेस्टोनजी ने खाकी शाह से कहा था कि इल्म के जरिए डेगा संपत्ति को रास्ते से साफ करें। अब यहाँ कॉमन सेंस से समझ में आता है कि इल्म का मतलब जादू टोना था, लेकिन अभियोग पक्ष हाईकोर्ट को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि इल्म का मतलब सिर्फ जादू टोना नहीं बल्कि और भी तरीके हैं। पेस्टोनजी और सखाराम की सजा बरकरार रखी गई। हाईकोर्ट का ये केस तब बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि एक तो पहली बार अदालत ने काले जादू के मामले में कोई फैसला दिया था। दूसरा, इस फैसले का मतलब था अगर पेस्टोनजी ने इल्म न कहकर सिर्फ जादू टोना बोला होता तो उन्हें इस मामले में रिहाई मिल सकती थी। अब चकित होने के लिए एक और फैक्ट सुनिए। आज भी यानी साल 2022 में भी भारत में आईपीसी में मानव बलि जैसे अंधविश्वास को केवल तभी कानून का उल्लंघन माना जाता है जब किसी की हत्या कर दी गई हो। किसी को चुड़ैल बताकर प्रताड़ित करने और चोट पहुंचाने को भी सिर्फ साधारण चोट के दायरे में रखा गया है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और असम जैसे सिर्फ गिने चुने राज्य हैं जहां अंधविश्वास के खिलाफ कानून बन पाए हैं। बहरहाल, भारत में जूरी ट्रायल्स अब नहीं होते, लेकिन इस तरह के ट्रायल्स को समझने के लिए एक फिल्म देख सकते हैं, 12 एंग्री मैन। भारत में इसी फिल्म को हिंदी में भी बनाया गया था, जिसका नाम है एक रुका हुआ फैसला। तो ये था आज का एपिसोड जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी कमल ने। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।